एक गांव में एक लड़का और एक लड़की रहते थे। वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दिन भर गांव में टायर चलाते रहते थे। वहीं से दो औरतें पानी भरकर अपने घर जा रही होती हैं। अरे विमला बहन, ये रामलाल की बेटी को देखा, इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी कैसे लड़कों के साथ खेलती रहती है। दिन भर इस टायर को लेकर दौड़ती रहती है। तुम सही कहती हो रेशमा बहन, ये आजकल के नौजवान भी ना, छोड़ो, हमें क्या लेना देना, चलो चलते हैं। इतना बोलकर वे दोनों औरतें वहां से चली जाती हैं। फिर एक दिन रीमा और बाबू टायर चला रहे होते हैं। देखना रीमा, आज मैं उस कुएं पर तुमसे पहले पहुंचकर दिखाऊंगा। अच्छा, ऐसी बात है, तो चलो देखते हैं आज कौन कुएं पर पहले पहुंचता है। फिर वे दोनों आपस में रेस लगाने लगते हैं। कुछ ही दूर जाने पर कुछ बदमाश उनका रास्ता रोक लेते हैं। अरे भाई, ये क्या तरीका है, हटो हमारे रास्ते से। अरे मेरी छम्मा छल्लो, ये इस उम्र में कहा इस मूर्ख के साथ टायर चलाती रहती हो। भला ये भी कोई खेल हुआ है? अभी हमारे साथ भी खेलो। पवन, तेरी इतनी हिम्मत, रीमा के साथ बदतमीजी करता है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। फिर बाबू जैसे ही उन लड़कों की तरफ बढ़ता है, पवन के दो दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। ए, छोड़ो मुझे, तुम लोग हमारे साथ यूं जबरदस्ती नहीं कर सकते। छोड़ मुझे, छोड़। अब तेरा क्या होगा राम प्यारी, चल अब हम दोनों साथ में टायर चलाते हैं। तभी रीमा पवन के दोस्त को जोर से लात मारती है और बाबू उनकी पकड़ से छूट जाता है और वे दोनों वहां से भागने लगते हैं। जल्दी भागो रीमा, हमें जल्द से जल्द गांव पहुंचना होगा। तभी वे बदमाश भी उनका पीछा करने लगते हैं। अरे भागते कहाँ हो? आज तुम हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। तभी भागते भागते रीमा एक पत्थर से टकरा जाती है और पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। उसके पीछे पीछे उसका टायर भी खाई में गिर जाता है। नहीं रीमा, रीमा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वे बदमाश भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे उस्ताद, ये क्या हो गया? ये तो इस पहाड़ी से नीचे गिर गई, अब क्या करें? अरे भाई, अब ये कमबख्त बाबू सबको इस बारे में बता देगा। भाई, मैं जेल नहीं जाना चाहता। एक काम करो, इसे भी उठाकर इस पहाड़ी से नीचे फेंक दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर वे तीनों मिलकर बाबू को उठा लेते हैं। छोड़ो, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? तुम ये सब सही नहीं कर रहे। फिर वे बदमाश बाबू को भी उस पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं और सबूत मिटाने के लिए उसका टायर भी नीचे फेंक देते हैं। और गांव लौट जाते हैं। बाबू और रीमा की पहाड़ी से नीचे गिरते ही मौत हो जाती है। फिर एक दिन पवन अपने घर में सो रहा होता है। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उसे बेचैनी होने लगती है। फिर वो अपनी खिड़की पर आता है। तभी वो देखता है कि एक टायर खुद ब खुद चलता हुआ उसके घर के पास आकर रुकता है। वो बहुत घबरा जाता है। अरे अरे, ये क्या? ये टायर खुद ब खुद कैसे चलकर इधर आ गया? लगता है हवा से चलकर आ गया होगा। फिर वह सोने चला जाता है। तभी वो टायर उसके दरवाजे से जोर जोर से टकराने लगता है। अरे अरे, मर गए रे, ये कौन है जो जोर जोर से दरवाजे को पीट रहा है? फिर वह खिड़की का देखता है तो उसे वही टायर दिखता है। वह टायर पीछे की ओर जाता और तेजी से उसके दरवाजे से टकराता। हे भगवान, ये टायर खुद ब खुद मेरे दरवाजे से क्यों टकरा रहा है? अरे अरे, मर गए रे। ये तो वही टायर है जो रीमा चलाया करती थी। अब क्या करूं? मुझे अभी रॉकी और मोनू को इस बारे में बताना होगा। फिर पवन पीछे के दरवाजे से भाग जाता है और अपने दोस्तों के घर पहुंच जाता है। अरे अनर्थ हो गया भाइयों, अब हम नहीं बचने वाले।
रीमा जो टायर चलाती थी, आज वो मेरे घर पहुंच गया भाई। तभी उन्हें दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर की आवाज आने लगती है। अरे अरे मर गए रे, लगता है वो टायर यहाँ भी पहुंच गया। फिर वे तीनों खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उन्हें वह टायर बाहर दिखाई देता है। हाँ भाई, तुम सही कहते थे, ये तो वही टायर है, लेकिन ये खुद ब खुद यहाँ कैसे पहुंच सकता है? इसे जरूर कोई चला रहा है भाई। तुम्हारा मतलब वो रीमा भी यही आसपास ही है? नहीं नहीं भाई, ऐसा मत कहो भाई, वो तो मर गई थी, फिर वापस कैसे आ सकती है? भाई, मैंने सुना है आईने में भूत दिखाई दे जाते हैं, जल्दी जाओ और एक आईना लेकर आओ। फिर मोनू भाग कर जाता है और एक आईना लेकर आता है। फिर वे उस आईने का मुंह उस टायर की ओर मोड़ते हैं तो उन्हें उस टायर के साथ एक चुड़ैल खड़ी हुई दिखाई देती है। अरे अरे मर गए रे भाई, ये तो सच में चुड़ैल है। हाय रे, ये रीमा तो चुड़ैल बन गई। तभी वह चुड़ैल जोर जोर से गुर्राने लगती है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि पूरे गांव वालों की नींद खुल जाती है और सब लोग अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। उन गांव वालों को एक चुड़ैल दिखाई देती है जो टायर चला रही होती है। ये मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे पवन भाई, ये तो सच में रीमा ही है। देखो, रीमा भी बिल्कुल इसी तरह टायर चलाया करती थी। आई मम्मी, बचा लो। अरे पवन भाई, यह नास मीठा टायर ने तो दरवाजा ही तोड़ दिया। अब वो चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे कुछ करो भाई, कुछ करो। अरे भाई, जल्दी से यहाँ से निकलो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। फिर वे तीनों अपने घर से निकलकर भागते हैं। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो, भागो रे भागो। आई मम्मी, बचा लो। अरे मर गया रे, भागो रे। तभी उनके सामने वो चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। कहाँ भाग रहे हो? पहचानो मुझे। तुमने किस तरह मुझे भगाया था? तुम्हारी वजह से मैं और मेरा दोस्त पहाड़ी से नीचे गिरे थे और तुम हमें वहीं तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से भाग गए। चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमने आपको पहाड़ी से नीचे नहीं फेंका था, आप तो खुद ही भागते भागते पहाड़ी से नीचे गिर गई थी। हमें छोड़ दो। अच्छा, तो मेरा दोस्त पहाड़ी से कैसे गिरा? क्या वो भी खुद ब खुद पहाड़ी से नीचे गिरा था या तुमने उसे उठाकर नीचे फेंका था? बोलो। नहीं, पवन भाई, इसे कैसे पता चल गया कि हम ही ने उसे नीचे फेंका था? भाई, मैं तो कहता हूँ जल्दी से यहाँ से भाग लो। ये चुड़ैल से माफी मांगने का कोई फायदा नहीं, ये हमें नहीं छोड़ेगी। तभी वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागो रे गांव वालों, कोई हमें बचाओ, ये चुड़ैल हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अरे भागो रे भागो। फिर वह चुड़ैल भी टायर चलाते चलाते उनका पीछा करने लगती है। आई मम्मी, बचा लो। अरे मर गया रे। वे तीनों भागते भागते उसी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। तभी वो टायर तेजी से उनकी तरफ जाता है और जोर से पवन की पीठ से टकराता है। पवन उन दोनों के ऊपर गिरता है और उन तीनों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे तीनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। वो चुड़ैल अपनी मौत का बदला ले लेती है। उस दिन के बाद से वो टायर पूरे गांव में इधर उधर घूमता रहता है और जो भी लड़की रात होने पर अकेली कहीं जा रही होती है तो वह उसकी सुरक्षा करने के लिए उसके साथ साथ चलता और लड़की को उसके घर तक छोड़ने जाता। अब मैं सुरक्षित घर पहुंच गई हूँ, अब आप जा सकते हो। फिर वह टायर वहां से चला जाता है। कुंदन और उसकी पत्नी शीतल छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए अपने गांव रहने आए थे।
कुंदन शहर में ही जॉब करता था और इसी वजह से उसे गांव आने का बहुत कम मौका मिल पाता था। इस बार बहुत दिनों बाद गांव आए हैं ना शीतल, अच्छे से 10-15 दिन रुक कर ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वैसे भी आप कब से गांव आना चाहते थे ना, अब तो छुट्टियां यहीं पर मजे से बिताएंगे। दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर उनकी पड़ोसन मीना आ जाती है। अरे मीना दीदी, आइए आइए, कैसी हो आप? अरे मैं तो अच्छी हूँ कुंदन भैया, लेकिन तुम बड़े दिनों के बाद गांव आए हो, और बताओ कैसे हो? अरे मीना दीदी, बस भगवान की कृपा से सब एकदम अच्छा है। हम तो कब से गांव आना चाह रहे थे, मगर मुझे ऑफिस में छुट्टी ही नहीं मिल पा रही थी। अब जाकर मिली है छुट्टी। अच्छा मानना पड़ेगा कुंदन भैया, काफी गलत समय पर तुम्हें छुट्टी मिली है। ये सुनकर कुंदन और शीतल चौंक जाते हैं। क्या इसका मतलब दीदी? अरे शीतल, इस वक्त गांव के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। मैं तो तुम दोनों को यही बताने आई थी कि थोड़ा संभल कर रहना। मीना की बात सुनकर कुंदन और शीतल हैरान हो जाते हैं। गांव के हालात कुछ ठीक नहीं है, इससे क्या मतलब है आपका दीदी? और हमें किससे संभल कर रहना है? अरे गांव में एक एक्सीडेंट करवाने वाली चुड़ैल खुली घूम रही है। वो देर रात को निकलती है और जो भी उसके जंगल वाले इलाके से अपनी बाइक लेकर जाता है वो उसके साथ बैठ जाती है। क्या? फिर क्या होता है दीदी? फिर वो इंसान का एक्सीडेंट करवा देती है। एक बड़ा सा ट्रक अचानक से कहीं आ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, और अगर कोई आदमी वापस अपने घर की तरफ गाड़ी घुमा ले तो फिर वो चुड़ैल घर तक आ जाती है और उस इंसान के सब घर वालों को मार डालती है। बाप रे, ये तो बड़ी ही खतरनाक चुड़ैल मालूम होती है दीदी। मुझे तो सुनकर ही बड़ा डर लग रहा है। हाँ शीतल, ये चुड़ैल अब तक कई लोगों की जान ऐसे ही ले चुकी है, इसलिए कह रही हूँ कि तुम लोग जरा संभल कर रहना, और रात को तो बिल्कुल बाहर मत निकलना, और जंगल की तरफ के इलाके में तो कतई मत जाना। सच में आप लोग बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। अभी भी भूत और चुड़ैलों की वैसी ही मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। अरे मीना दीदी, अब इन कहानियों से तो बच्चे भी नहीं डरते होंगे। मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ कुंदन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस सब पर विश्वास नहीं होता, इसलिए मैंने तुमसे कुछ कहा ही नहीं। शीतल, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इसका और अपना दोनों का जरा ध्यान रखना। अच्छा, अब मैं तो चलती हूँ, ख्याल रखना दोनों अपना। इतना कहकर मीना वहाँ से चली जाती है, लेकिन शीतल काफी डर गई थी। क्या आप भी? आपको इसी वक्त गाँव आने की क्या जरूरत थी भला? यहाँ ये सब चल रहा है, आपको पता करके आना चाहिए था ना। अब हम लोग क्या करेंगे? क्या तुम भी शीतल? मैं कह रहा हूँ ना कि ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं अपने गांव वालों को अच्छे से जानता हूँ, ये लोग बस ऐसी ही कहानियां बनाते रहते हैं। तुम इस सब पर ध्यान मत दो, जाओ जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना दो और छुट्टियों का मजा लो। ये सब फिजूल की बातें हैं। कुंदन शीतल की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और आराम करने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और आए दिन गांव में किसी न किसी की खबर आ रही थी कि एक्सीडेंट कराने वाले चुड़ैल ने फिर से किसी को अपना शिकार बना लिया। ये सब सुनकर शीतल का डर अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। जब वो देखती है कि कुंदन मजे से घर के बाहर खटिया डालकर आराम फरमा रहा था, वो गुस्से में उससे कहती है, आप ऐसे आराम से कैसे बैठे हो? मुझे अब यहाँ इस गांव में नहीं रहना, मुझे वापस अपने घर जाना है। मुझे यहाँ बहुत डर लगने लगा है, समझे आप? क्या शीतल, फिर से वही बात? देखती नहीं मैं कितने सुकून में था, फिर से उस चुड़ैल के बारे में बात करके तो तुमने मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। अरे हम इतने दिनों बाद गांव आए हैं और तुम चाहती हो कि मैं कुछ कहानियों के चक्कर में अपनी छुट्टियां खराब कर लूं? ओफो, अभी भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ गांव में रोज कोई न कोई मर रहा है। अरे यहाँ हमारी जान को खतरा है और आपको छुट्टियों की पड़ी है। शीतल, मुझे परेशान करना बंद करो, और मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरे साथ लेट जाओ और आराम करो। ओफो, ठीक है, अब मैं आपसे कुछ बोलूंगी ही नहीं, जो करना है करो। मैं पड़ोस वाली मीना के घर जा रही हूँ। काफी शाम हो जाती है और अंधेरा होने लगता है। तभी कुंदन को अपने पुराने दोस्त, वो पास वाले गांव में ही रहता था। क्या? अच्छा,
अरे वाह, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अरे बस 15 मिनट में पहुँच जाऊंगा। तभी शीतल भी मीना के घर से वापस आ जाती है। वो जैसे ही कुंदन को ऐसे तैयार होते देखती है, परेशान हो जाती है और उससे कहती है, अरे अरे अब कहाँ चल दिए? आप देख नहीं रहे क्या बाहर कितना अंधेरा हो चुका है? ऐसे में कहाँ जाने की तैयारी है? अरे शीतल, मेरा एक बचपन का दोस्त है, वो पास के ही गांव में रहता है। उससे एक अरसे से मुलाकात नहीं हुई है। आज वो मुझे मिलने को बुला रहा है। मैं जरा उससे मिल कर आता हूँ। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या जी? आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी अंधेरा हो गया है। नहीं नहीं, मैं आपको अभी कहीं नहीं जाने दे सकती हूँ। बाहर वो चुड़ैल घूम रही होगी। अरे शीतल, फिर से वही बकवास शुरू कर दी तुमने। आज तो मैं जरूर बाहर जाऊंगा और देखता हूँ कि वो चुड़ैल कहाँ है। अगर मिल गई ना तो आज उसकी खैर नहीं है। अरे यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। वो कोई गुंडा बदमाश नहीं है, चुड़ैल है चुड़ैल। अलग चुड़ैल से कैसे लड़ेंगे आप? ठीक है फिर जाओ, जो मर्जी आए करो। कुंदन अपने आगे शीतल की एक भी नहीं सुनता और बाइक लेकर जाने लगता है। जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है उसे एक बाबा नजर आते हैं। उसने इस बाबा को अक्सर गांव में भटकते हुए देखा था और इस बार बाबा एक बाइक पे बैठे हुए थे। कुंदन उसे देखकर रुक जाता है और उनसे पूछने लगता है, लो भाई, कौन हो तुम? रोज रोज इधर चक्कर क्यों काट रहे हो? क्या बात है? कहीं इस चुड़ैल की कहानी में तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं है ना? अरे मूर्ख बालक, मैं तो खुद उस चुड़ैल को पकड़ना चाहता हूँ, इसीलिए रोज इस रास्ते से निकलता हूँ ताकि वो चुड़ैल मेरी गाड़ी पे आकर बैठे और फिर मैं उसे पकड़ लूं। उसने यहाँ के लोगों को बहुत परेशान जो कर रखा है, इसीलिए वो मुझसे बचकर रहती है और मैं अब तक उसे पकड़ नहीं पाया हूँ। लगता है कि देखते ही देखते सारा गांव इस एक्सीडेंट करवाने वाली चुड़ैल की कहानियां सुन सुन कर पागल हो जाएगा। खैर, मुझे क्या, तुम भी खोए रहो इन्हीं कहानियों में। इतना कहकर कुंदन वहाँ से चला जाता है। कुंदन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसे अचानक से ऐसा महसूस होता है कि बाइक अपने संतुलन से थोड़ा डगमगाई। लेकिन कुंदन फिर भी बिना ज्यादा ध्यान दिए बाइक चलाता रहा। लेकिन फिर उसे लगा कि बाइक का भार अचानक से बढ़ गया है। ये क्या? ये अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि गाड़ी पर ज्यादा वजन पड़ गया है? क्या बात है? तभी पीछे से आवाज आती है, वो इसलिए क्योंकि मैं जो आ गई हूँ। कौन हो तुम? चलो उतरो मेरी गाड़ी से नीचे। अरे मैं उतरने के लिए थोड़ी आकर बैठी हूँ। लगता है कि तू गांव में नया आया है, तभी तुझे मेरे बारे में नहीं पता। मैं एक्सीडेंट करवाने वाली चुड़ैल हूँ और इस गांव का बच्चा बच्चा तक मुझसे डरता है। तेरी इतनी मजाल, अब तो तेरी खैर नहीं। तूने तो खुद ही अपनी मौत को बुलावा दिया है। लेकिन चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही कुंदन ने गाड़ी वापस घर की तरफ घुमा ली। बच के वापस अपने घर की तरफ भाग रहा है। भाग भाग, आज तू अपने साथ साथ अपने परिवार वालों की जान भी ले डूबेगा। मेरे लिए तो ये और भी अच्छा है। इतना कहकर कुंदन और भी तेज बाइक चलाने लगता है और फिर सीधा उस बाबा के पास जाकर बाइक रोक देता है। बाबा और चुड़ैल दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे नहीं, ये तो धोखा है, मुझे यहाँ से भागना होगा। चुड़ैल भागने की कोशिश करती है लेकिन बाबा उसके पीछे आकर बैठ जाता है और अब चुड़ैल कुंदन और बाबा के बीच में बाइक में फंस चुकी थी। गाड़ी चलाओ और सीधा मेरे आश्रम की तरफ ले चलो, वहाँ मैं इस चुड़ैल को कैद कर लूंगा। कुंदन ठीक ऐसा ही करता है और चुड़ैल बहुत छटपटाती है, मगर बाबा ने उसे अपनी जादुई शक्तियों से बांध कर रखा हुआ था। थोड़ी देर में बाबा का आश्रम भी आ जाता है और कुंदन वहाँ गाड़ी रोक देता है। चलो अब मैं चलता हूँ, अच्छा सबक सिखाना इस चुड़ैल को। सुना है कि इसने बहुत सारे लोगों का नुकसान किया है। जरूर, तुम्हारे बिना ये नहीं हो पाता। धन्यवाद। फिर क्या था, बाबा चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए अपने आश्रम में कैद कर लेता है और कुंदन अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। अगली सुबह सारे गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि कुंदन ने बाबा की चुड़ैल को पकड़वाने में मदद की और सभी गांव वालों को एक्सीडेंट करवाने वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।
बात उस समय की है जब जमुना नगर में एक नया आदमी आम बेचने आया था। उसका नाम बिरजू था। वो दूसरे गांव से आम बेचने आया था। उसने देखा कि यहाँ पर कोई आम बेचने वाला नहीं है। हाँ, ये जगह बढ़िया है आम बेचने के लिए, और यहाँ पर दूसरा कोई आम बेचने वाला भी नहीं है। और फिर बिरजू टोकरे को अपने सिर रखकर उस गांव में आम बेचने लगता है। आम ले लो, आम रसीले मीठे आम, ताजे ताजे आम, एकदम सस्ते और बढ़िया आम। तो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। आओ चले आओ, आज चले आओ, मीठे आम, सस्ते आम, रसीले आम। तभी एक औरत उस बिरजू की आवाज सुनकर उससे आम खरीदने आती है। भैया, आपको तो इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। लगता है आप इस गांव में नए आए हो। जी, मैं इस गांव में आम बेचने आज ही आया हूँ। ये आपने सही किया जो हमारे गांव में आम बेचने आ गए। यहाँ कोई आम बेचने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग तो आम खाने के लिए तरस जाते थे। आम खाने के लिए हमें दूसरे गांव से आम मंगाने पड़ते थे। आप मेरे आम एक बार खा कर देखो, इनका स्वाद भूल नहीं पाओगे। पहले जरा आम चखा कर तो दिखाओ, आम बढ़िया भी है या नहीं। हाँ हाँ, अभी चखाता हूँ। बिरजू उस औरत को आम चखा कर दिखाता है। वाकई में तुम्हारे आम तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं भैया। एक काम करो, आप मुझे 2 किलो आम दे दो। वो औरत बिरजू को पैसे दे देती है और आम लेकर वो औरत अपने घर चली जाती है। क्योंकि वो और कोई नहीं, एक भूत होता है। वो आम वाले का रूप लेकर इस गांव में आया था। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं एक एक करके इस गांव के सभी आदमियों को अपने आम खिलाकर अपने वश में कर लूंगा। इन आमों का असर केवल आदमियों पर ही होगा, बाकी और किसी पर नहीं। जब वो औरत आम लेकर अपने घर पहुंचती है, वो आम को धोकर काट कर अपने पति को खाने के लिए देकर चली जाती है। जैसे ही उसका पति आम खाता है तो वो वहाँ से गायब होकर भूतिया बिरजू के टोकरे में आम बना पड़ा होता है। उधर वो औरत अपना काम खत्म करके अपने पति के पास आती है। अरे, ये कहाँ चले गए? अभी तो मैं इन्हें आम काट कर खाने के लिए देकर गई थी, फिर अचानक से कहाँ चले गए? हो सकता है बाहर किसी काम से गए हो, पर बिना बताए तो वो कभी जाते नहीं। फिर कुछ देर बाद बिरजू के पास से एक औरत जा रही होती है, तो वो बिरजू के आम देखकर रुक जाती है। आम तो मेरे पति को बेहद पसंद है, क्यों न मैं इनके लिए आम ले जाऊं? भैया, आम क्या भाव दिए हैं? ले लो बीवी जी, एकदम सस्ते हैं। बोलो कितने दूं? दे दो 1 किलो आम। वो औरत आम लेकर घर चली जाती है और घर पहुंचकर आम धोकर उन्हें काटकर प्लेट में लगाकर टेबल पर रख देती है कि जब उसके पति काम करके आएंगे तो आम को देखकर खुश हो जाएंगे। तभी थोड़ी देर में उसका पति काम पर से घर आ जाता है। अरे वाह, आम! आज तो मजा ही आ जाएगा। जैसे ही वो आदमी आम को खाता है और जैसे ही वो पूरा आम खत्म करता है तो वो आदमी आम बनकर वहाँ से गायब होकर बिरजू के टोकरे में होता है। तभी उस आदमी की पत्नी अपना काम खत्म करके वापस कमरे में आती है तो देखती है, ये आम कौन खा गया? लगता है ये काम पर से आ गए हैं और आम देखकर इनसे रुका नहीं गया होगा, तो इन्होंने ही खाए होंगे ये आम। पर ये चले कहाँ गए? लगता है आम खाकर इनका पेट भर गया होगा तो ये बाहर घूमने चले गए होंगे। चलो, जब तक ये बाहर से घूम कर आएंगे मैं खाना बना लेती हूँ। लेकिन काफी देर हो जाती है, उसके बाद भी उस औरत का पति घर नहीं आता। उधर उस औरत का पति भी आम खाने के बाद से गायब था, उसका भी कहीं पता नहीं चल रहा था। वो औरत भी अपने पति को लेकर परेशान थी। रात हो चुकी थी तो भूत भी असली रूप में आ जाता है और वो उन सभी आदमी बने आमों को एक पेड़ पर लटका देता है। अब ये सभी आदमी ऐसे ही पूरी जिंदगी एक आम का पेड़ बनकर रह जाएंगे। उधर जिनके पति गायब हुए थे वो औरतें परेशान हो रही थी कि आखिर उनके पति बिना बताए कहाँ गायब हो गए, और इसी तरह पूरी रात निकल जाती है। और अगले दिन बिरजू फिर उस गांव में घर घर आम बेचने लगता है। आम ले लो, आम मीठे मीठे ताजा ताजा रसीले आम, जो खाएगा उसका मन बार बार ललचाएगा। आ जाओ सस्ते और बढ़िया आम ले जाओ, ले जाओ,
उस बिरजू के आम को कोई एक बार देख लेता तो वो आम लिए बगैर तभी कुछ और औरतें उस बिरजू भूत वाले से आम खरीदने आती हैं। भैया, आपके आम तो बढ़िया लग रहे हैं। अभी अभी ताजे तोड़ कर लाया हूँ, बोलो कितने कर दूं? मुझे 2 किलो दे दो। और मुझे 4 किलो। मुझे 3 चाहिए। देखते ही देखते बिरजू के सारे आम बिक जाते हैं और जो जो आदमी आमों को खाता है वो आम बनकर गायब होकर बिरजू के टोकरे में होते हैं। उधर सब औरतें अपने पतियों को गायब पाकर बहुत परेशान होती हैं। समझ नहीं आ रहा कि मेरे पति बिना बताए कहाँ चले गए। ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं किया। हाँ, मेरे पति भी कभी ऐसा नहीं करते। देखो ना, मेरे पति जगन भी गायब हैं। उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा। बिरजू के जैसे जैसे आम बिकते जाते वैसे वैसे गांव के आदमी गायब होते जाते, पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि गांव के सभी आदमी कहाँ गायब हो रहे हैं। इसी तरह भूत रोज गांव में आता और आम बेचता और गांव के आदमियों को अपने जादू से आम बनाकर उन्हें गायब कर देता और रात को उन आमों को अपने जादू से पेड़ पर ले जाकर लटका देता। फिर एक दिन माया अपने पति को ढूंढते हुए गांव से दूर निकल जाती है, जहां उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। अरे, ये आम का पेड़ कैसा है? पहले तो ये यहाँ नहीं था, फिर ये पेड़ यहाँ कैसे आया? और इस पर तो बड़े मीठे मीठे आम लगे हैं। क्यों न मैं इन्हें तोड़कर खा लूं। जैसे ही वो औरत आम तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, तभी उस पेड़ पर लगे आम के अंदर से रोने की आवाज सुनाई देती है। हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो। अरे, ये आवाज तो मेरे पति की है। माया, मैं हूँ तेरा पति जगन। मुझे बचा ले, यहाँ से बाहर निकाल, मुझे बाहर निकाल। पर तुम आम कैसे बन गए? जो हमारे गांव में आम बेचने बिरजू आया है, वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक भूत है। यहाँ मेरे जैसे गांव के सभी आदमी आम बने हुए हैं। कुछ कर माया, कुछ कर, हम सबको यहाँ से निकाल। फिर उस पेड़ पर लगे आमों में से आदमियों के रोने की आवाजें आने लगती हैं। हमें बचा ले माया, हमें यहाँ से बाहर निकाल, हमें यहाँ से बाहर निकाल। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, तुम लोग परेशान मत हो। माया वहाँ से सीधा गांव में जाकर गांव की सभी औरतों को बिरजू भूत के बारे में सारी बात बताती है। ये सारा करा धरा उस आम बेचने वाले बिरजू का है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है जिसने हमारे पतियों को आम बनाकर अपने जादू से कैद कर रखा है। हमें अपने पतियों को बचाना होगा। हम सभी तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं जो शमशान में रहते हैं। वो हमारी जरूर मदद करेंगे। फिर सभी औरतें तांत्रिक बाबा के पास जाती हैं और उन्हें भूत के बारे में सारी बात बताती हैं। बाबा, हमारी मदद करो। ठीक है, तुम सब परेशान मत हो, मैं अभी उस भूत को बुलाता हूँ। तांत्रिक बाबा अपनी मंत्र शक्ति से भूत को बुलाता है। मुझे क्यों बुलाया? तुझे अपनी मौत का डर नहीं है? देख, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे छोड़ दे, जाने दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा। पहले बता, तूने इन सब मासूमों को आम क्यों बताया? बता। ये सब मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। इन सब लोगों ने मेरे आम के पेड़ को काट दिया, जिसे मैं अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। इन सब लोगों ने मेरे जान से प्यारे आम के पेड़ को काट डाला, क्योंकि उन्हें वहाँ पर फैक्ट्री लगानी थी। देखो, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। इन लोगों ने जो तुम्हारे साथ किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन इनकी सजा तुम इनके परिवार वालों को क्यों दे रहे हो? छोड़ दो उन्हें। मैं इन्हें एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ। इनके परिवार वाले अपने अपने घर के आगे एक एक आम का पेड़ लगाएंगे, और जैसे जैसे ये पेड़ उगते जाएंगे, इनके पति इन्हें वापस मिल जाएंगे। ठीक है। फिर जैसे ही वो सब परिवार वाले आम का पेड़ लगा देते,
तो उनके पति उनके सामने होते। फिर एक एक करके सभी लोग आम से आदमी बन जाते हैं। भूत को भी मुक्ति मिल जाती है। रवि एक मध्यम परिवार से था। वो बहुत ही समझदार और संस्कारी था। रवि ने अभी 11वीं में प्रवेश लिया। वो शहर जाकर बड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता था, पर आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी न होने के कारण उसे वहीं अपने पास के ही स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। वो अपनी माँ की सिखाई बातों को ध्यान में रखकर खूब पढ़ाई करता। एक दिन की बात है। माँ, ओ माँ, खाना बना कि नहीं? मुझे आज स्कूल में जल्दी पहुँचना है। क्यों, आज क्या है स्कूल में? वो आज लाइब्रेरी के फॉर्म जमा करने हैं। अच्छा ठीक है, ले जल्दी खा, मैं तब तक तेरा टिफिन तैयार कर देती हूँ। अच्छा माँ, सुनो। हाँ बोल, क्या बात है? स्कूल की फीस जमा करनी है, पैसे चाहिए थे। पैसे तो बेटा जो तेरे पापा ने दिए वो घर के काम में खर्च हो गए हैं। रुक जरा, मैं देखती हूँ, अगर होंगे तो। अच्छा रहने दो, मैं कल दे दूंगा। ठीक है, मैं कल तक कुछ इंतजाम कर दूंगी, तू चिंता मत कर। रवि बिना फीस लिए ही स्कूल के लिए निकल जाता है। वो स्कूल जाते जाते यही सोचता रहता है कि माँ फीस कहाँ से लाएगी। रवि खुद ही पैसों का इंतजाम करना तय करता है। तभी उसे रास्ते में उसके दोस्त मिलते हैं। अरे रवि, आज जल्दी पहुँच गए? हाँ, वो लाइब्रेरी के फॉर्म जमा करने हैं ना, और फीस भी। सुना है लाइब्रेरी कोई बच्चा नहीं जाता। क्यों? अरे मेरे बड़े भाई ने कहा था एक बार मुझसे कि वो लाइब्रेरी भूतिया है। वहाँ एक बच्ची की आत्मा भटकती रहती है जो वहाँ कभी उसी स्कूल में पढ़ा करती थी। वहाँ कोई नहीं जाता। कैसी बातें कर रहा है? ऐसा होता तो स्कूल वाले लाइब्रेरी खुली क्यों रखते? वो मुझे नहीं पता, पर लोग कहते तो यही है। अच्छा छोड़ ये सब, तू फीस लाया? हाँ, मुझे याद था। मैं तो भूल गई, आज फीस लानी है। मैं भी नहीं लाया, तुम्हें तो याद था, फिर क्यों नहीं लाए? वो बस ऐसे ही। चलो, स्कूल की घंटी बजने वाली है, देर हो जाएगी। हाँ चलो। सभी बच्चे क्लास में बैठ जाते हैं। उनके शिक्षक शिवचरण सिंह सबको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तभी उनकी नजर रवि पर पड़ती है। वो देखते हैं कि रवि कुछ उदास सा लग रहा है। क्लास खत्म होने के बाद शिवचरण सिंह रवि से बात करते हैं। क्या हुआ रवि बेटा, तुम उदास क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं गुरुजी, बस घर की समस्याओं को लेकर परेशान हूँ। कैसी समस्याएं बेटा? गुरुजी, वो बात ये है कि स्कूल में फीस देनी है, नई किताबें लेनी है, पर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इतना कर पाऊँ। बेटा, जीवन में समस्याएं हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। निरंतर आगे बढ़ते जाओ। जी गुरुजी। तुम बहुत काबिल बच्चे हो, कभी भी हारना मत और अपनी शिक्षा पर अपनी परिस्थितियों को भारी मत पड़ने देना। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी फीस मैं जमा कर दूंगा और तुम्हें जो किताबें चाहिए मुझसे कह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, मैं आपके पैसे बाद में लौटा दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। रवि और रिया पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चले जाते हैं। उन्हें वहाँ कोई बच्चा नजर नहीं आता। यहाँ कोई बच्चा क्यों नहीं है? अभी सबकी क्लास खत्म नहीं हुई शायद। रिया, कहीं तुम अंकित की बातों पर तो यकीन नहीं करती? मैं क्यों करूँगी उसकी बातों पर यकीन? नहीं, मैंने सोचा तुम उसकी बातों में तो नहीं आ गई। कि तभी अचानक रवि के सिर पर एक किताब गिरती है। मेरा सर! अरे तुम ठीक तो हो? ये कैसी किताब है? ये क्या लिखा है इस पे? भूतिया लाइब्रेरी। खोलकर देखें? हाँ, पर स्कूल की लाइब्रेरी में ऐसी किताब कहाँ से आई होगी? अरे बाद में सोचना, पहले पढ़ तो सही उसके अंदर क्या लिखा। रवि जैसे ही किताब का पहला पन्ना खोलता है तो उसमें किसी मिनी नाम की लड़की की कहानी लिखी होती है। अचानक रवि के हाथ से किताब छूट जाती है और किताब से एक चुड़ैल बाहर निकलती है। रवि और रिया दोनों बहुत डर जाते हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम मिनी है। बचाओ, बचाओ। चिल्ला मत वरना दोनों मारे जाओगे।
हमें छोड़ दो, हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। कौन हो तुम? हमारी लाइब्रेरी में क्यों आई हो? ये कभी मेरी लाइब्रेरी भी हुआ करती थी। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर क्या हुआ, मुझे मार दिया गया। किसने मारा तुम्हें? स्कूल में कुछ लड़के थे जो मुझे रोज परेशान किया करते थे। वो अमीर परिवार से थे, उनके माँ बाप से स्कूल के टीचर्स भी डरते थे, इसीलिए उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। मेरे माँ बाप किसी और स्कूल में मुझे नहीं पढ़ा सकते थे, तो मैंने एक दिन तंग आकर लाइब्रेरी में आत्महत्या कर ली। तो बाकी लोगों को क्यों परेशान करती हो? मैं बस उन सब शिक्षकों को सबक सिखाना चाहती थी जो अपनी आंखों के सामने गलत होता देखते रहे। और उन बच्चों का क्या जिन्होंने तुम्हें परेशान किया? वो बच्चे इस स्कूल से जा चुके हैं। गलती हमारे समाज की है जो अमीर और गरीब में भेदभाव करता है। अमीरों के बच्चे चाहे कुछ भी कर लें, उन्हें कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती। पर वो है कौन जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया? हाँ, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? हाँ, मैं शिवचरण गुरुजी से बात करूंगा, वो बहुत अच्छे हैं। अगले दिन रिया और रवि दोनों मिनी को लेकर शिवचरण के पास चले जाते हैं। गुरुजी मिनी का भयानक चेहरा देखकर डर जाते हैं और रवि से बहुत सारे सवाल करने लगते हैं। रवि गुरुजी को लाइब्रेरी की सारी सच्चाई बताता है। गुरुजी, मिनी को न्याय दिलाने में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। रवि, हम सोच तो रहे हैं, पर ये आसान नहीं होगा। हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कोई भी काम आसान नहीं होता गुरुजी। मैंने आपसे ही तो सीखा है कि मुश्किलों से हार कर अपना काम रोकना गलत है। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम ये कर सकते हैं। रवि और रिया गुरुजी के साथ मिलकर उन बदमाश लड़कों को सजा दिलवाने के लिए योजना बनाते हैं और साथ ही दोषी शिक्षकों के खिलाफ सबूत ढूंढने लगते हैं। बहुत दिनों बाद सारे सबूत इकट्ठा करके वो लाइब्रेरी में मिलते हैं। रवि, अब हम मिनी को न्याय दिलाएंगे। गुरुजी, ये आपके पैसे थे जो आपने मेरी फीस दी थी ना? बेटा, अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लौटाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं गुरुजी, बुरा मत मानिए, पर ये मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। तुमने कहाँ से कमाए बेटा? गुरुजी, वो मैं दिन भर स्कूल का काम करता था और रात को चित्र बनाया करता हूँ। उन्हें बेचकर मैंने ये पैसे इकट्ठे किए हैं। वाह बेटा, मुझे यकीन है एक दिन तुम जरूर अपनी मंजिल तक पहुँचोगे। आप ये पैसे रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। चलो, अब समय आ गया है मिनी को न्याय दिलाने का। तीनों सारे सबूतों को लेकर पुलिस के पास चले जाते हैं और उन बदमाश लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते हैं। मिनी भी वहीं मौजूद होती है, पर वो केवल रिया और रवि को देखती थी। सभी मिलकर खुशी खुशी लाइब्रेरी जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं मिनी, बल्कि मैं तुमसे अपने स्कूल के शिक्षकों की तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो तुम्हारे साथ हुआ वो मैं कभी किसी के साथ नहीं होने दूंगा। हमने तुम्हें गलत समझा, उसके लिए हम भी माफी चाहते हैं। नहीं नहीं, आपने मुझे न्याय दिलाया है, मैं हमेशा तुम सबकी आभारी रहूंगी। अच्छा रिया, गुरुजी, रवि, अब मेरे जाने का समय हो गया है। देखते ही देखते चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। सभी लाइब्रेरी की सफाई करने लगते हैं। रिया भूतिया लाइब्रेरी की किताब ढूंढने लगती है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती।